गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है उत्पादन लागत और सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स पार्ट फर्स्ट है ये थर्ड चैप्टर का। तो थर्ड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है ये। क्वेश्चंस है, स्थिर लागतों और परिवर्तनशील लागतों की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, इनके उदाहरण दीजिए, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत पर आधारित कुल लागत वक्र दिखाइए। देखिएगा, जो लागतें होती हैं हमारी उत्पादन लागत चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है। और न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है तो आपने टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा इसके न्यूमेरिकल्स। यदि ये दो जगह पे आता है, 12th अकाउंटेंसी में और बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में बिजनेस इकोनॉमिक्स में उत्पादन लागत ना होकर के ये लागत संबंध के नाम से आता है। तो देखिएगा, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि स्थिर लागत या स्थायी लागत, दो नामों से इसे जाना जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट वे कॉस्टें होती हैं, यानी कि स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जो कि उत्पादन के जीरो स्तर से 0% से लेकर के 100% तक, यानी कि 100% तक समान रहती हैं। उनमें कोई चेंजिंग नहीं होती, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। चूंकि यह स्थिर रहती हैं इसीलिए इन्हें स्थिर लागत कहा जाता है। यानी कि स्थिर रहती हैं, कोई चेंज नहीं होता इसमें, इसलिए इन्हें स्थिर लागत कहा जाता है। स्थिर लागत में कौन कौन सी लागतें सम्मिलित होती हैं? तो स्थिर लागत में सबसे पहला होता है मकान का किराया, यानी कि जिस मकान में हम व्यापार कर रहे हैं उस मकान का किराया, चाहे हम व्यापार करें या उत्पादन करें या ना करें। यदि हमने मकान किराए पर ले लिया है तो महीना होने पर किराए की रकम हमें देनी होगी। नंबर 2, लाइट। यदि हमारे घर पे बिजली का मीटर लगा है, हमारी फैक्ट्री में बिजली का मीटर लगा है, तो चाहे हम बिजली जलाएं या ना जलाएं हमें बिजली पे करना होगा बिल। नंबर 3, डेप्रिसिएशन, ह्रास। यदि हमने कोई भी वस्तु ला करके यानी कि मशीनें ला करके रख दी हैं तो चाहे हम उन्हें चलाएं या ना चलाएं उनकी जीवन अवधि कम होती जाती है। नंबर 4, वेतन। जो भी इंजीनियर्स या जो भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉइज, चाहे उत्पादन हो या ना हो उनको मंथ पर सैलरी हमें पे करनी होगी। तो ऐसी आय स्थिर आय कहलाती हैं। इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला जो होता है, सूत्र जो होता है, वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैंने टोटल नहीं लगाएंगे आप तो भी चलेगा, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कोई जरूरी नहीं है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगाइए आप, ठीक। यानी कि स्थिर लागत बराबर कुल लागत माइनस परिवर्तनशील लागत। दूसरी है हमारी परिवर्तनशील लागत। परिवर्तनशील लागत कौन सी लागतें होती हैं? परिवर्तनशील लागतें वे लागतें होती हैं जो कि उत्पादन के हर यूनिट पर परिवर्तित होती रहती हैं। यानी कि जितनी भी हम यूनिटों का उत्पादन करेंगे उतनी ही यूनिटों के हिसाब से हर यूनिट पर परिवर्तित होगी। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि हम कह सकते हैं कि कैसे परिवर्तित होगी। तो देखिएगा, मान के चलिएगा एक पेन है, तो इस एक पेन में जब हम एक पेन बनाएंगे तो एक पेन की प्लास्टिक लगेगी, और दो बनाएंगे तो दो की प्लास्टिक लगेगी, तीन बनाएंगे तो तीन की प्लास्टिक लगेगी। यानी कि आनुपातिक रूप से बढ़ती है। ये जितने पेनों का हम ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतने ही पेनों की ज्यादा प्लास्टिक लगेगी। जितने नाम दिया कच्चा माल, ठीक। नंबर 2, मजदूरी। जितने पेनों का हम प्रोडक्शन करेंगे उतने ही पेनों की प्रोडक्शन चार्जेस हमें देना होगा, यानी कि मजदूरी देनी होगी, क्योंकि मजदूरी पर यूनिट के हिसाब से होती है। तीसरा, अन्य कोई खर्चा प्रति इकाई के आधार पर है तो वह भी हमारा परिवर्तनशील लागत कहलाएगा। इसको ज्ञात करने का सूत्र जो होता है परिवर्तनशील लागत को, वह होता है परिवर्तनशील लागत बराबर कुल लागत माइनस कुल स्थिर लागत, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और एक फॉर्मूला और भी हो सकता है इसका,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाई आउट नंबर ऑफ यूनिट प्रोसीड्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो दो फॉर्मूले होते हैं हर एक के। अब तीसरे नंबर पे आता है कुल लागत। कुल लागत क्या होती है? जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने पर जो भी हमारा व्यय होता है वस्तु को उत्पादित करने पर, तो वह कहलाता है कुल व्यय। तो जो उत्पादन करने के जो कुल व्यय होता है वही कुल लागत कहलाती है। कुल लागत में दो लागतें शामिल होती हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। दोनों का भी कुल लागत कहलाता है। अब बात आती है इसको ज्ञात करने का सूत्र। तो इसको भी ज्ञात करने के दो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं। नंबर एक, टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और दूसरा होगा एवरेज कॉस्ट बराबर वो दूसरा होगा एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोसीड्स। एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ यूनिट प्रोसीड्स। मैं यहां लिख देता हूं। ठीक, यानी कि औसत लागत मल्टीप्लाई उत्पादित इकाइयों की संख्या। अब उन्होंने कहा है कि वक्र से हमें शो ऑफ कराना है। तो देखिएगा एक्स अक्ष हमने इस तरीके से खींचा और वाई अक्ष खींच दिया। एक्स अक्ष के समानांतर जो भी रेखा खींची जाती है, एक्स अक्ष के समानांतर जो भी रेखा खींची जाती है वह स्थिर लागत कहलाती है। एक्स अक्ष के समांतर जो भी रेखा खींची जाती है वह स्थिर लागत कहलाती है। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर उठकर खींच दी, स्थिर लागत की एक सीधी रेखा खींची जाती है ये। तो स्थिर लागत, उसके बाद में परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई के हिसाब से बदलती रहती है। स्थिर लागत जहां पर स्टार्ट होगी वहां से उठना चालू होगी कुल लागत हमारी। तो ये जो हमें दिया चित्र, तो इस चित्र में देखिएगा यह लागत है, यह उत्पादन की मात्रा है ना, उत्पादन की मात्रा है। तो लागत पर थोड़ा सा ऊपर जहां पर भी क्वेश्चंस में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग स्थिर लागत की समानांतर रेखा खींच दी जाती है। और जो परिवर्तनशील लागत की रेखा जो होती है वो हमेशा स्थिर लागत से ऊपर चलेगी और कुल लागत उससे भी ऊपर चलती है। जैसे देखो दिख रहा है हमें कि स्थिर लागत में ऐड होते हुए कुल लागत बनती है। अब हम लिख सकते हैं कि अल्पकाल की स्थिति में डायग्राम अल्पकाल की स्थिति में, दीर्घकाल की स्थिति में परिवर्तित होती हैं लागतें। तो देखिए रेखा चित्र के अनुसार ए बिंदु पर यदि मैं बात करूं, ए बिंदु पर, तो ए बिंदु पर हमारे पास क्या है? ए एल कुल लागत है, ए से एल तक ये क्या है? कुल लागत है। ठीक, ए से एल वन, ए से एल वन स्थिर लागत है, एल वन से एल टू एल परिवर्तनशील लागत है। ठीक, ऐसे ही बी में निकाल लेंगे हम यदि चाहे कि बी में भी यही दोनों कंडीशनें बनेंगी। बिंदु बी पर लिख लीजिएगा, बी बिंदु पर बी एल बी एस सॉरी बी एस बराबर कुल लागत, बी एल स्थिर लागत,
और LS, LS परिवर्तनशील लागत। इतनी बात समझ में आई? यदि वीडियो इतनी बात समझ में आई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिएगा, अतलघु टाइप क्वेश्चन से अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं या क्या है? तो जब उत्पादन के कुछ साधनों की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, यानी कि उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो इसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन से क्या है? जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, जो भी साधन है वो सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, अर्थात जब किसी भी साधन को स्थिर न रखकर सभी साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। उत्पादन में दीर्घकाल कैसे कहा जाता है? उत्पादन में दीर्घकाल वह समय होता है जब सभी साधन परिवर्तित हो जाते हैं, इससे सभी साधनों में एक ही अनुपात में परिवर्तन होता है। उत्पादन के विभिन्न साधन और उनको दिए जाने वाला पारितोषिक क्या है? उत्पादन के विभिन्न साधन जैसा कि आप जानते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और साहस। भूमि को पारितोषिक के रूप में मिलता है लगान, श्रम को पारितोषिक के रूप में मिलता है मजदूरी, पूंजीपति जो पूंजी हमारी लगी है उसको हमें पारितोषिक के रूप में मिलता है पूंजी पर ब्याज, और साहस यानी कि साहसी उद्यमी को उसके मेहनत के बदले में मिलता है लाभ। औसत भौतिक उत्पाद से क्या है? कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से, कुल भौतिक उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर जो भी प्राप्त होता है उसे औसत उत्पादन या औसत भौतिक उत्पाद कहते हैं। सीमांत उत्पाद क्या है? उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से जो कुल भौतिक उत्पाद में परिवर्तन होता है उसे ही सीमांत भौतिक उत्पाद कहते हैं। पैमाने का क्या अर्थ है? पैमाने से अभिप्राय सभी साधनों की मात्रा से है और प्रतिफल से हास्य भौतिक उत्पादन से है। अतः उत्पादन के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने से उत्पादन में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें ही पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। लागत से क्या अभिप्राय है? लागत से मैंने भी बताया था लॉन्ग क्वेश्चन है, वैसे फिर दोबारा देख लीजिए। लागत के अंतर्गत में सभी व्यय सम्मिलित किए जाते हैं जो किसी उत्पादक या फर्म द्वारा वस्तु के उत्पादन व्यय के रूप में किए जाते हैं। ब्रांड क्या है? ब्रांड सुविधाएं हैं जो किसी विशेष उद्योग की सभी फर्मों को प्राप्त होती हैं। ये एक फर्म के निजी प्रयत्नों का परिणाम नहीं होती, बल्कि संपूर्ण उद्योग के उत्पादन में वृद्धि का परिणाम होती है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रासमान सीमांत उत्पाद का नियम क्या है? तो ह्रासमान जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है वैसे ही उत्पादन उत्पत्ति के साधनों के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम है। ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम यह बताता है कि यदि उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखा जाए और एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए, यानी कि साधन के जो साधन है उत्पादन के उनको स्थिर रखकर एक साधन की मात्रा में वृद्धि की जाए, तो निश्चित बिंदु के पश्चात परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अगली इकाई से उत्पाद की घटती हुई वृद्धि प्राप्त होगी। अर्थात परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद घटने के परिणाम स्वरूप कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार का क्यों होता है? तो जैसा कि मैंने दिखाया आपको यू आकार का बना हुआ है। क्यों होता है? क्योंकि घटता हुआ होता है, बढ़ता हुआ होता है, समान
3 तरीके का होता है। तो वही लिखा हुआ है कि सीमांत लागत का होता है, क्योंकि प्रारंभ में बढ़ते प्रतिफल का नियम लागू होता है, और जब बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम लागू होता है जो सीमांत लागत है वो घटती है, यानी कि नीचे की ओर जाती है। फिर समान प्रतिफल का नियम लागू होता है। समान प्रतिफल का नियम लागू हुआ तो जो सीमांत समान रहेगी, यानी कि ये आ गया। इसका उत्पादन को घटाया, क्योंकि सीमांत उत्पादन है और उत्पादन में लागत का नियम लागू होता है, इसलिए यू आकार का बन जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।